बिथरी चैनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हम बिथरी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नरेश सिंह सोलंकी जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, क्योंकि लगातार टिकटों की रेस में सभी लोग लगे हुए हैं। तो आज हम पहुंचे हैं नरेश सोलंकी जी के पास और जानेंगे 2027 का चुनावी समीकरण, क्योंकि दावेदारी पेश कर रहे हैं, तमाम चीज़ें रहने वाली हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो सभी तमाम चीज़ें पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के लिए, दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आपने प्रयास किया। सर, 2027 का चुनाव करीब है। समाजवादी पार्टी अपने कमर कस चुकी है जी। कहीं ना कहीं फील्ड में सभी नेता उतर चुके हैं। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी का राजनीतिक स्टंट 27 के लिए? 27 के लिए हमारी पार्टी का पूरी तरीके से मजबूती के साथ तैयारी है और हम लोग बूथ से लेकर टॉप तक बिल्कुल तैयारी करे बैठे हैं। और आपने हमारी तैयारी 2024 के चुनाव में देख ली होगी कि हमने किस तरीके से अपने को उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी साबित किया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ 2027 में भी हम वही दोहराने जा रहे हैं। प्रथम पार्टी होंगे और बहुमत के साथ इतनी सीटें लेके आएंगे कि दूसरे लोग चौंकेंगे देखकर। दूसरे लोग चौंकेंगे। बिथरी चैनपुर की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कैसे चुनौती देंगे? क्योंकि सपा के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिथरी चैनपुर, क्योंकि वर्तमान में भाजपा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिथरी चैनपुर का जो इतिहास है वो कुछ इस तरीके का है कि जब भी ब्राह्मण लड़ा है या कोई दूसरा लड़ा है तो बढ़ चढ़ के क्षत्रियों ने उनको लड़ाने का प्रयास किया है। और क्षत्रियों और ब्राह्मणों के कम्बिनेशन के साथ जब बीजेपी हो, चाहे कोई बसपा हो या कोई हो, जब तक क्षत्रियों का वोट वहाँ नहीं जुड़ता है तब तक वहाँ से कोई विनिंग होकर नहीं जाता है। ये कारण रहा है कि क्षत्रियों को लंबे समय से 2093 के बाद से कोई क्षत्रिय विधायक वहाँ नहीं था और इसलिए लोगों को वोट देना था तो लोग जिनके साथ जुड़े रहे उनको विधायक बना के भेजते रहे। मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बन बनाया है और जो क्षत्रिय दूसरों को विधायक बनाकर भेजते रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि मौका मिलेगा और क्षत्रिय खुद विधायक चुन के जाएंगे। ऐसा भी सुनने में आता है, भाजपा के लोग कहते हैं कि नाराज हैं सपा से। नहीं, कोई नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं केवल पीडीए चला रहे हैं, उसमें भी आधे लोग गायब। ना, पीडीए का मतलब ये नहीं है। पीडीए का मतलब भाजपा के नेताओं ने ऐसा कहा है। नहीं, भाजपा के नेता तो कोई भी ऐसी बात कहेंगे जिनसे उनको फायदा हो। अगर ऐसा होता तो आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो कि समाजवादी पार्टी ने क्षत्रियों को कितने टिकट दिए हैं। और अभी भी देखना है तो 2027 में देख लें कि कितने टिकट देने जा रहे हैं। क्षत्रियों का सम्मान लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं समझता हूं 2027 में बढ़ चढ़ के क्षत्रियों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। रहेगा है भी और रहेगा भी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्या लग रहा है फिर बिथरी में, अगर आपको या और किसी को टिकट जो भी चीज़ रहेगी, तो क्या बिथरी चैनपुर में कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा करके क्या समाजवादी पार्टी जीत आसानी से हासिल कर लेगी? केवल बिथरी की बात नहीं कहता मैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है साइकिल की। और हमारी बिथरी में तो ये हाल है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप तो पूरी बिथरी की कई सीटों पे मैंने देखा, कई प्रत्याशियों से आप मिले हैं, बीजेपी के भी मिले हैं, हमारी पार्टी के लोगों से मिले हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, कई चीज़ों के लिए विकास को लेकर लोग परेशान हैं। और अब तो ये हाल हो गया है कि आदमी को ना गैस मिल रही है, ना खाद मिल रही है और ना कोई चीज़ मिल रही है। इस समय तो आदमी ऊब गया है और बस ये मौका देख रहा है कि जल्दी से चुनाव आए और हम इन लोगों को विदाई दें। जल्दी चुनाव आए, इन लोगों को विदाई दें जी। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या मुद्दे लेकर बिथरी चैनपुर में जा रहे हैं? मुद्दे तो वो हैं जो जनता के मुद्दे हैं। क्या है मुद्दे? आपको मुद्दे ये हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को रोजगार बिल्कुल ही नहीं है। और रोजगार क्यों नहीं है कि जो रोजगार थे वो भी इन्होंने वापस ले लिए। शिक्षा के नाम पे स्कूल, ज़्यादातर जो छोटे स्कूल हैं, या तो वहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ एक टीचर है, और या तो उनको बंद कर दिया जा रहा है। शिक्षा की तरफ भी कोई रुझान नहीं है। किसान इतना परेशान है
कि दिन भर तो काम करता है और रात को अपनी गाय रखाता है और अपनी रखवाली करता है, ना सो पाता है ना जग पाता है। किसी तरीके से फसल को बचा भी ले तो उसे खाद नहीं मिलती। जब खाद नहीं मिल रही है, 200 रुपये 300 रुपये वाला कट्टा 1000 रुपये और 700 रुपये में खरीदने को मजबूर है। तो ऐसी स्थिति में सारे लोग परेशान हैं, एक आदमी नहीं, सभी लोग परेशान हैं। इस परेशानी के तहत लोग ये सोच रहे हैं कि इस सरकार को हमने बहुत उम्मीदों के साथ चुना था, इतनी उम्मीदों के साथ चुना था कि इन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख रुपए हर खाते में भेजेंगे। और लोगों को ये विश्वास हो गया था कि इन्होंने खाते खुलवाए थे कि लग रहा है खाते इसलिए खुलवा रहे हैं, इसमें 15 लाख रुपए जरूर आ जाएंगे। मगर जब लोगों ने उसके लिए जानकारी ली कि साहब वो 15 लाख रुपए आ नहीं रहे हैं हमारे पास, तो इन्होंने कही वो तो साहब एक जुमले के रूप में हमने कह दिया था। अब ये समझ लो, इतनी बड़ी बात से आपने वोट लिया और आपने सरकार बनाई और उससे आपने जुमला साबित कर लिया। दूसरी चीज़ आपने देखा, उनका सबसे बड़ा स्टैंड था कि इन्होंने कहा कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी ने खुद कहा था कि 50 दिन का टाइम दे दो मुझे, 50 दिन के बाद काला धन अगर हिंदुस्तान में ना आ जाए तो आप मुझे एक चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना। आज 50 दिन तो छोड़ो, आज सालों हो गई, 10 सालें हो गई, क्या कहीं से काला धन आया? क्या किसी ने कुछ उनसे पूछा? क्या उन्होंने ये गिलानी महसूस करी कि मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उसका मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही इनके जितने भी वादे हो रहे हैं, उन वादों पे ये खुद खरे नहीं उतर रहे हैं। पब्लिक अब बहुत ज़्यादा ऊब गई है। राम मंदिर के नाम पर ये वोट लेते थे, राम मंदिर पे इन्होंने बहुत कुछ, जनता ने ये कहा कि भाई ये राम भक्त हैं और राम के लिए भाई काम कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ हो लें। लोगों ने ऐसा सोचा, लोगों ने वोट दिया। मगर आज क्या हो रहा है, लोग इतने उदास हैं कि जिन राम की पूजा दिन रात करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं कि हम अपने भगवान राम के चरणों में कोई चीज़, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई पैसा चढ़ा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है? वो सब चंपत हो जा रहा है, वो चंपत हो जा रहा है और वहाँ से चोरी हो जा रहा है। अब बताइए, जब राम का मंदिर भी नहीं अछूता है तो हिंदुस्तान की कौन सी चीज़ बची रह जाएगी? लोग बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से। ये मान गए हैं कि ये सरकार से निजात ही पानी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। पर वो तो कह रहे हैं कि हम अमृतकाल चला रहे हैं, जनता खुश है। उनके लिए अमृतकाल ही है, नेचुरली अमृतकाल है उनका। अमृतकाल वो होता है जो सबसे बढ़िया काल होता है। खूब चीज़ें बेचने को पड़ी हुई हैं, रेलवे बेचने को पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट बेचने को पड़े हुए हैं, अभी बहुत सारी सरकारी ज़मीनें बेचने को पड़ी हुई हैं। इससे बढ़िया अमृतकाल क्या होगा? भगवान राम के मंदिर से ही पैसे मिल रहे हैं, ये तो अमृतकाल तो है ही उनका। इससे बढ़िया तो समय कभी जीवन में आ ही नहीं सकता, उनका तो अमृतकाल है। मगर ये पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक के लिए घुटन है, पब्लिक के लिए रोजगार नहीं है। स्टूडेंट किसी तरीके से पढ़ाई कर रहा है और जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। अब उन बच्चों से पूछो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिनके रिजल्ट अच्छे थे, जो गवर्नमेंट इंटर उसमें मेडिकल कॉलेज में जा रहे थे, और रिजल्ट के बाद जब ये तीसरे दिन खबर आती है कि वो पेपर आउट हो गया, उसके लिए क्या कारण है कि वो कैसे अपने को संभाले कि जैसे ये पता लग जाए मेरे 800 नंबर आ रहे थे, अब मेरा वो पेपर सही नहीं होगा। तो कितनी समस्याएं हैं। नौकरी के नाम पर आदमी गांव के अंदर आपने देखा मेहनत करता था, बच्चे दौड़ते थे, जो जवान होते थे तो हाई स्कूल इंटर करा, कहते थे चलो भर्ती हो जाएंगे, कम से कम अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए देश हित में कुछ करेंगे। आज क्या हुआ? वो नौकरी भी चली गई। 4 साल के लिए नौकरी देते हैं, 4 साल बाद जब वो कुछ करने लायक बनता है तब उसे घर भेज देते हैं। वो तो रजिस्टर्ड बेरोजगार हो गया, रजिस्टर्ड बेरोजगार। उससे बड़ा बेरोजगार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ना वो नौकरी कर रहा और ना वो बेरोजगार रहा। तो कुल मिला के जैसे ही ये वो हाल है कि जैसे आज राशन खिलाया जा रहा है ना पब्लिक को, एक तरफ तो विश्वगुरु बन रहे हैं, एक तरफ तो आप हिंदुस्तान को बहुत बड़ी शख्सियत बनाने जा रहे हैं, और एक तरफ 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाने के लिए राशन देना पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें विपरीत कैसे चल रही हैं? ये नहीं चल सकती। इसमें एक तरफ आना पड़ेगा, या तो गरीब देश में हो आप, या फिर आप विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो ये 80 करोड़ लोगों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, इनको खाने के लिए तरसना नहीं चाहिए, राशन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सरकारी नहीं राशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत विचित्र चीज़ है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोग सुने कि लोगों के लिए राशन नहीं चाहिए, लोगों के लिए रोजगार चाहिए। आपको पता होगा, एक बहुत बड़ी मैं उदाहरण देता हूँ,
एक पिक्चर देखी थी, इसमें अमरीश पुरी से ये कहा था कि साहब ये सारे लोग फ्री का माल खाए चले जा रहे हैं। तो अमरीश पुरी कहते हैं इन्हें खाने की आदत पड़ने दीजिए, खाने की आदत पड़ने दीजिए। जब आदत पड़ जाएगी तो ये निठल्ले हो जाएंगे, फिर मेरे अलावा कहीं जाएंगे नहीं हिल के। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। देश में रोजगार दो, लोगों को आगे बढ़ाओ। देश तरक्की तभी करेगा जब लोगों के हाथ में काम होगा। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है, चीज़ें होती हैं, तो आप कैसे काम करेगी? समाजवादी पार्टी कैसे काम करेगी? समाजवादी पार्टी ने पहले भी सरकार चलाई, मतलब आपने देखा होगा कि रोजगार लोगों के लिए, रोजगार के लिए, स्टूडेंट के लिए लैपटॉप बांटे गए, रोजगार करने के लिए जगह जगह मंडियां बनाई गई, किसान के लिए सुविधा देने के लिए नई नई आधुनिक मंडियां बनाई गई। अभी भी जो विजन है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये है कि आप महिलाओं के लिए देख रहे हो, उन्होंने 40,000 रुपये पर एनम के लिए सुविधाजनक उनके लिए देने के लिए बात रखी है कि इन्हें किसी तरीके से उबारा जाए। स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए आपने देखा होगा एनसी से लेके पीजी तक की पढ़ाई फ्री का ऐलान कर दिया है। 400 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर दिया है। बात यह है कि इतनी सुविधाएं देके इन्हें किसी तरीके से ऊपर उठाया जाए। लोगों के लिए गांव में अभी ये बात की है, कल परसों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया है कि आप जो है इसमें गांव के अंदर किसानों के लिए दूध उत्पादन के काम कैसे किए जाए, मंडियों के द्वारा इनका कैसे सुविधा की जाए, इनकी अनाज की वैल्यू कैसे पूरी मिले, गन्ना किसान का पेमेंट कैसे पूरा हो। इन सब चीज़ों पे मंथन चल रहा है और हम लोग बहुत सीरियस होकर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार आएगी तो ये परिवर्तन आपको देश दिखाई देगा। बिथरी चैनपुर में अगर परिवर्तन होता है तो क्या मार्जिन रहने वाला है, ये चीज़ और बता दीजिए, आखिरी सवाल। नहीं, परिवर्तन अगर होने जा रहा है जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई देता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ अब की समाजवादी पार्टी बिथरी चैनपुर में जीतने जा रही है। और ये खुद से नहीं जीतने जा रही है, यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ आपकी परिवर्तन लाना है और परिवर्तन आके रहे। चलिए, तो आपने देखा बिथरी चैनपुर के समाजवादी पार्टी के नेता नरेश सोलंकी जी मौजूद थे। आप सोचिएगा, आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव के बारे में। क्या बिथरी में परिवर्तन होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में। आपकी विधानसभा के जो भी मुद्दे हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। और सर, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत और बिथरी चैनपुर के जो भी मुद्दे हैं आप लोग कमेंट करिएगा। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? आपको कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिथरी चैनपुर।